केवल 10th और 12th में कोई बहुत अच्छी मार्किंग ले आए, शायद मैं अपने अनुसार उसे टॉपर मानने में थोड़ा हेजिटेट हूँ। उसके अंदर कोई जिज्ञासा प्रस्फुटित नहीं हो रही है। कैसा विद्यार्थी है? उसको आप कैसे कह सकते हैं कि विद्यार्थी? शब्द बना है ना, विद्या का अर्जन करने वाला, केवल विद्या प्राप्त करने वाला नहीं। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं है, उसी तरह अनुशासन के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना करना को दंड मिलता है। इसलिए नहीं कि उसको पीड़ा हो, इसलिए कि वो जीवन भर पीड़ा से मुक्त हो जाए। वो ऐसी उपलब्धि है, कभी न कभी जीवन में किसी न किसी रूप में आपको फलीभूत हो। यही जीवन नहीं है। जीवन बहुत बड़ा और संभावनाओं से भरा। मैं हूं निखिल तिवारी, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं श्री राकेश त्रिवेदी जी। ये हम इन्हीं के स्कूल से पढ़े हैं 12 तक। आज के इस वीडियो में हमने विद्यार्थी जीवन में क्या क्या करना चाहिए, आज का विद्यार्थी जीवन कैसा है और कुछ साल पहले विद्यार्थी कैसा हुआ करता था, विद्यार्थी जीवन में अभिभावक की क्या भूमिका होती है, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर, आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो आपको नहीं जानते हैं उन्हें थोड़ा बता दीजिए कि आप मतलब कौन हैं, क्या करते हैं। सरस्वती बाल मंदिर नाम की एक छोटी सी संस्था है, जिसके अंतर्गत 15 से 20 स्कूल संचालित हैं, इंटरमीडिएट स्तर के भी और कुछ जूनियर स्तर के भी। उनका मैं प्रबंधक हूँ। और उसके पहले जो मुख्य बात बतानी है कि मैं एक शिक्षक के रूप में भी मैंने अच्छे प्रकार अपनी भूमिका अदा करने का प्रयास किया है। तो शिक्षक के उपरांत मैं एक संस्थान का व्यवस्थापक होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। जब आपने स्टार्ट किया तो आपने ज़मीन से उठकर आप यहाँ तक आए। जब आपने शुरू किया था विद्यालय, तो क्या आपका मतलब विजन था, क्या सोचकर आपने स्टार्ट किया? बिजनेस के तौर पे स्टार्ट किया या समाज में कुछ इम्पैक्ट डालने के लिए स्टार्ट किया था? ईमानदारी से कहें तो सबसे पहला तो उद्देश्य होता है कि हमारा जीविकोपार्जन हो। विशुद्ध रूप से परमार्थ के लिए तो स्कूल मैंने नहीं स्टार्ट किया था, परंतु मैं जब घर घर ट्यूशन पढ़ाता था तो मुझे लगा कि 1 घंटे हम यहाँ इनको पढ़ा के जा रहे हैं, यदि बच्चे हमारी देखरेख में अधिक समय में रहें तो इनमें ज़्यादा कुछ अच्छा निखार हो सकता है। यह प्राथमिक चिंतन होगा। शुरुआत में प्राथमिक और जूनियर स्तर का ही विद्यालय चलाने का मन बना। सन 1998 में सरस्वती बाल मंदिर शिक्षा समिति के नाम से एक समिति को हमने रजिस्टर्ड कराया। इसके पूर्व भी अन्य नामों से 2-4 साल पहले संस्था चलाई, लेकिन बाल मंदिर के रूप में हमने 98 में हमने इसको स्टार्ट किया। जैसा कि हर व्यक्ति के जीवन में शुरुआत में स्ट्रगल रहता है, बहुत स्ट्रगल रहा। और पहला स्ट्रगल होता है कि
अर्थ का अभाव। आप कोई भी परमार्थ कार्य बिना अर्थ के तो नहीं कर पाएंगे। तो उस परिस्थिति में काफी यात्रा कठिन रही। शुरुआत में एक जुनून था कि इसको हम प्रदेश के प्रमुख सभी जनपदों में स्टैंड करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। इसको जितना कर पाए उसको अच्छे ढंग से करें। तब हमने इसको एक इस रूप में चलाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे एक अनुभव आता गया कि समाज निर्माण में हम कैसे अपनी अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में तो लगभग सभी लोग यही उद्देश्य लेकर कोई कार्य शुरू करते हैं कि हमें जीविकोपार्जन का कुछ साधन मिले, परंतु फिर उस आदमी का उद्देश्य बहुत पवित्र होता चला जाता है। उसी प्रकार धीरे धीरे एक बात मन में आई कि अगर एक कोई बालक बहुत अच्छा किसी परिवार का अच्छा निकल गया तो वो परिवार कितना खुशहाल हो जाएगा, और उसके बाद वो जो आशीर्वाद देगा वो कई यज्ञों के समान होगा। ये बात हमारे मन में अच्छे प्रकार घर कर गई और फिर इसका सिलसिला शुरू हुआ। लगभग सर हर साल हमारे अपने विद्यालय से स्टेट टॉपर्स निकलते हैं, तो आपके हिसाब से क्या खूबियां होने चाहिए एक लड़के में जो उसको स्टेट टॉपर बनाती हैं? देखिए, मैं अंकों की दृष्टि से जो बच्चे स्टेट टॉपर आ रहे हैं, हमारा अपना अलग मेजरमेंट है, मानक है। मैं केवल 10th और 12th में कोई बहुत अच्छी मार्किंग ले आए, शायद मैं अपने अनुसार उसे टॉपर मानने में थोड़ा हेजिटेट हूँ। लक्ष्य केंद्रित कोई भी कार्य हो, यदि लक्ष्य केंद्रित कार्य है तो कोई भी विघ्न बाधा, कोई भी असफलता और कोई भी विफलता, ये अगर आपको बाधा न पहुंचा पावे तो आप टॉपर हैं। यदि कोई सफलता, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे आपको कुछ सफलताएं भी मिलेंगी, तो सफलताओं पर न इतराना और विफलता पर न घबराना, जो इस सूत्र को अपने जीवन में उतार ले, मेरी दृष्टि से वो टॉपर है। अंक पाकर तमाम को मैंने आगे जीवन में भटकते देखा है और सामान्य अंक पाकर बहुत कुछ विशिष्ट कार्य करते देखा है। तो मैं जिन टॉपर्स की बात कर रहा हूं कि इनमें क्या गुण होना चाहिए, अगर 60 में 2 लाइन में कहूं तो ये कि विफलता और सफलता की परिस्थितियां जिसे अपने लक्ष्य से ओझल न कर पाए, उसको सदैव हर पल अपने अभीष्ट का स्मरण बना रहे, तो समझ लो कि वो लाइफ में टॉप में रहेगा। अच्छा सर, ये जो आपने टॉपर की परिभाषा बताई, तो इसमें ये टॉपर गढ़ने में टीचर का कितना योगदान रहता है, टीचर का कितना रोल रहता है? मेरे अपने अनुसार जैसे रसायन विज्ञान में एक शब्द आता है उत्प्रेरक, वह रसायनों की क्रिया में कोई सहभागी नहीं होता, केवल उनके अंदर जो पदार्थों में रहता है
उसको एक्टिवेट कर देता है। मैं ये कदापि नहीं मानता हूं कि कोई शिक्षक उसके गढ़ने में बड़ी भूमिका रखता है। मैं ये मानता हूं कि शिक्षक के प्रति जो उसकी आस्था है, आस्था फलवती होती है, इष्ट फलवती नहीं होता। तमाम लोग हैं जो अपने गांव घर के देवताओं को बड़े विश्वास के साथ उनका पूजन करते हैं और वे उन फलीभूत होते हैं। तो पूरा खेल आस्था का है। एकलव्य ने जिसको शिक्षक माना, उसकी क्या विशेषता थी? एक मूर्ति में क्या विशेषता होती है? तो अगर ये कहा जाए कि शिक्षक ही कर सकता है, तो फिर उसको तो एक निर्जीव मूर्ति से उसने क्या सीखा होगा? लेकिन उसकी बलवती जो आस्था है, उस आस्था को आधार मानकर जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में डटता है, निश्चित रूप से वो अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है। जहां तक शिक्षक की भूमिका है, यदि हमारे शास्त्रों ने शिक्षक को भगवान के समकक्ष दर्जा दिया है, तो ये तो शिक्षक को तय करना है कि भगवान की क्या भूमिका होती है। भगवान की जो भूमिका होती है कि अपना संपूर्ण पुण्य अपने भक्त को समर्पित कर देता है, अपनी पूरी तपस्या, अपनी पूरी ऊर्जा अपने भक्त को समर्पित कर देता है। तो सच्चा शिक्षक वही है जो संपूर्ण जो भी है वे अपने शिष्य को समर्पित कर दे, तो उसे श्रेष्ठ शिक्षक कहा जा सकता है। तो शिक्षक मेधा को केवल दिशा देता है, उसको दुविधा से मुक्त करता है। शिक्षक की केवल इतनी भूमिका है कि उसको कंफ्यूजन से दूर करता है, कंफ्यूजन लेस करता है कि तुम्हारा कोई मार्ग, किसी भी छात्र के लिए कोई मार्ग कम या ज्यादा महत्व का नहीं है। उसने जो मन से तय कर लिया, मन से जिसको स्वीकार कर लिया, इस मार्ग में मैं बहुत अच्छे से डट सकता हूं, बस वही मार्ग उसके लिए ठीक है। हम ये नहीं मान सकते कि केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है व्यापार के क्षेत्र में। बस बात केवल इतनी है जो मैंने प्रारंभ में कही कि वो हर क्षेत्र में सफल होगा, लेकिन जब वो उस क्षेत्र में चल पड़े तो तय कर ले कि छोटी छोटी सफलताएं और छोटी मोटी विफलताएं हमको विचलित न कर पाए। जितने महापुरुष हैं उनके जीवन को पढ़ के देख लो, केवल आप एक ही चीज पाओगे कि वो अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं हुए। और सही बात तो यह है कि अभावों के बिन कोई भी मनुष्य प्रभावी नहीं हो सकता। अब्राहम लिंकन से लेकर कलाम साहब तक कोई भी जिसने जीवन में अभाव नहीं देखा, उसका जीवन प्रभावकारी नहीं हो सकता। तो इसलिए शिक्षक की भूमिका एक केवल गाइड की तरह होती है जो बताता है कि आपको इधर जाना है, चलना तो उसी को पड़ता है जिसको जाना है।
अच्छा सर, जैसे क्लास में शिक्षक जो है वो सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन अंतर क्या चीज़ें जो हैं वो अंतर क्रिएट कर देती हैं कि एक लड़का बहुत तेज हो जाता है पढ़ने में, एक कम तेज होता है, पीछे रह जाता है। साइंस के आप स्टूडेंट हैं, आप बताइए, एक बड़े क्षेत्रफल में 100 घड़े रखे जाएं, समान रूप से बरसात हो, तो जो ऊर्ध्वमुखी है उसमें कितना जल होगा, जो औंधे मुंह रखा है उसमें कितना जल होगा, जो कुछ मुड़ा रखा है उसमें कितना जल होगा, वो तो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, वो कितना गुरुमुखी है। कक्षा में गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान समान रूप से बरसता है। उस समय कौन गुरुमुखी है, कौन कितना किधर कितने एंगल में झुका हुआ है, उसी से सुनिश्चित होता है कि उसे गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान किस स्तर का मिला। केवल शरीर से बैठने का नाम विद्यार्थी नहीं है। जो मन से, वचन से, कर्म से पूरी तरह से कक्षा में बैठा है, मुंह से अगर गुरुदेव के कुछ निकला, उसकी एक एक शब्द में तह तक प्रवेश कर जाना और फिर जिज्ञासा के अन्य बीज भी अंकुरित होना, वो असल विद्यार्थी का लक्षण है। हम आप सुन रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर आप सुन रहे हैं और सुन करके अन्य भी विचार अंकुरित नहीं हो रहे, कोई आपको बर्नौली का प्रमेय पढ़ा रहा है, तो जैसे वो बता रहा है, अगर आपके मन में उसके सापेक्ष प्रश्न क्रिएट नहीं होते तो आप बेईमानी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी होने का नाटक कर रहे हैं, आप विद्यार्थी नहीं है। हम जो बताएं केवल उसको मन लगाकर सुनना ही विद्यार्थी नहीं है, जबकि प्राय ये माना जाता है कि जो सुने वो बहुत अच्छा, ये जो सुनना है ये तो 3rd डिवीजन है। जो नहीं सुन रहा, जो गुरुमुखी है ही नहीं, उनकी तो बात छोड़ो, वो तो विद्यार्थी नहीं है। लेकिन आपको कोई ऐसे पढ़ा रहा है कि ये शुक्ल युग के कवि हैं, यदि आपके मन में ये अंकुरण ना आवे तो युग क्या होता है। अपने आप जब किसी ने कहा शुक्ल युग के ये छायावाद कवि हैं, तो आपको लगे व्हाट इज ये छायावाद क्या है। यदि ये प्रश्न अंकुरित नहीं होता तो आप अभी 3rd कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि, और फिर जब उन्होंने कहा छायावाद के युग है, और आपने पूछा गुरुदेव ये युग क्या होता है, छायावाद युग क्या होता है, फिर वो तुरंत आप एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप सुन रहे हैं, उन्होंने बताया हाँ भाई छायावादी युग के कौन कौन से कवि है बता दिया। अब सही बात तो ये है कि आप कहाँ तक रटोगे कौन कौन से कवि। अगर आप ये जान जाते कि छायावाद है क्या, तो आपको ये जानने की जरूरत न पड़ती कि कौन कौन कवि। तो आपने पूछा कि प्रभाव अलग अलग क्यों पड़ता है, तो मैंने तो पहले 2 भागों में बांटा कि मोस्टली आज के टाइम में, स्कूलिंग टाइम में 40% तो नकली माल है, वो विद्यार्थी है ही नहीं। जो 50 बचा, उसमें जो बताया जा रहा है उसको ही सुन रहा है, कुछ उसके अंदर कोई स्पंदन नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई जिज्ञासा प्रस्फुटित नहीं हो रही है, तो कैसा विद्यार्थी है। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि विद्यार्थी। शब्द बना है ना, विद्या का अर्जन करने वाला, केवल विद्या प्राप्त करने वाला नहीं। आप जरा समझिएगा,
हिंदी में अर्जन और प्राप्त करने में अंतर है। मैं धन दूं, आप धन प्राप्त करें, और आप अपने पुरुषार्थ से धन अर्जन करें, दोनों में फर्क है। गुरु पढ़ा रहा है, आप उसको प्राप्त कर रहे हो, ये केवल प्राप्त करना है। विद्या अर्जन करना अर्थात उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए बौद्धिक पराक्रम करना, उसके लिए कुछ करना, ये अर्जन है। मैंने दिया, आपने प्राप्त किया, ये अर्जित करना नहीं है, ये तो प्राप्त करना है। प्राप्त करने में अर्जन करने में अंतर है, फर्क है। आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, मान लीजिए माइंस से आप पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ाया, आपने सुना, आपके अंदर अपने मन से यदि कोई प्रश्न नहीं पैदा हो रहा, तो आप ये समझिए कि मैं 33% से ऊपर अभी नहीं हूं। अगर आपके मन में उनके पढ़ाने के साथ ही नए नए प्रश्न पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में हो। तो ये फर्क है जो आपने पूछा कि पढ़ाता तो सेम है, तो ये उसका कारण है। घड़ा में पानी कम ज्यादा इसलिए कि वो मुखी नहीं है, ऊर्ध्वमुखी है, कुछ एंगल में है, कुछ एकदम अधोमुखी है, ये उसका फर्क है। अच्छा सर, अपना विद्यालय जो है वो अनुशासन के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन या किसी के भी जीवन में अनुशासन की क्या भूमिका होती है? पहले तो आप ये जाने कि अनुशासन शब्द, अनुशासन है क्या, पहले विषय तो ये हो। जिस व्यवस्था को आप पूरी तरह ये स्वीकार कर ले कि यह व्यवस्था, ये नियमावली, ये सिद्धांत जीवन के लिए उपयोगी है, आप स्वीकार कर ले, वही अनुशासन है। कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति जिसको ये स्वीकार कर लेता है, उल्लंघन वो उसी का करता है। जिसको स्वीकार ही नहीं करता, उसका उल्लंघन होने का क्या विषय है। कोई ईसाई जूते पहनकर मंदिर में आए, तो उसने कोई अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उसने यह स्वीकार ही नहीं किया कि यह मंदिर है। तो कोई जो दूसरा स्वीकार करने वाला खड़ा होगा, वो जब प्रतिकार करेगा, वो कहेगा ना आप जूते पहन के क्यों जा रहे हैं, उतारिए। तो जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं, अनुशासन माने जिसको आप स्वीकार कर चुके हो। जैसे आप अपने पिता को पिता स्वीकारते हो, फिर उसके बताए मार्ग पर न चलना अनुशासनहीनता है। समाज के जो नियम आपने स्वीकार कर लिए हैं, आप ये एकदम पक्का मान बैठे हैं, इन मार्गों से ही जीवन उन्नति में पहुंचेगा, और उनको न मानना, उनका उल्लंघन करना अनुशासन है। विद्यार्थी आया, विद्यार्थी का के पेरेंट्स लेकर हमारे पास आते हैं। अब आप स्कूल की बात करते हो, तो मैं स्कूल की तरफ आपको ले चलता हूं। आपके पेरेंट्स हमारे पास आए, जब आते हैं तो हम हमारे पास उसको छोड़ते हैं। तो चाहे जितना खराब विद्यार्थी हो, उसे 2 दिन में 4 दिन में तो पता चल जाता है स्कूल के ये नियम है और इन नियमों का पालन करना है। फिर जिनको स्वीकार कर लेता है, उनको ही जब वो अस्वीकार करता है, तब फिर हम उसके ऊपर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो कहता है अनुशासन टाइट है। नहीं, अनुशासन ढीला है, टाइट नहीं होता। उसको स्वीकारना ना स्वीकारना ढीला और टाइट है। अनुशासन के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना बेकार है। मनुष्य जीवन, मनुष्य को मनुष्य कहना, उसी अनुशासन का परिणाम है कि कितना भी कामी पुरुष हो और वो अपनी बहन के साथ जा रहा हो, तो उसके अंदर काम वासना नहीं जागृत होती। ये किसका परिणाम है?
कितना भी बड़ा लुटेरा हो और कितना भी गहना पहने हुए उसकी बहन जा रही हो, फिर भी उसके मन में उसको लूटने की कोई चेष्टा नहीं आती। यह आध्यात्मिक अनुशासन का ही परिणाम है। अगर वो अनुशासन ना हो तो मनुष्य होगा ही नहीं, मनुष्य कहां रहेगा। हाँ, स्वार्थ में आकंठ डूबते डूबते धीरे धीरे ये अनुशासन की रस्सियां बहुत ढीली पड़ गई हैं। हम लोग उसी की का प्रशिक्षण देते हैं कि तुम स्कूल आए हो, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने क्यों भेजा है, जिस लिए भेजा है वो तुम्हें करना ही होगा। और जो उद्देश्य लेकर के तुम्हारे पेरेंट्स अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगा रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति आपको करनी ही होगी। तब कोई कहता है कि अनुशासन खड़ा है। और बहुतायत शिक्षण संस्थाओं में यह विषय ही नहीं है, यह विषय नहीं है, वहां स्वच्छंदता है। और क्लियर कर दूं, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। स्वतंत्रता का अभिप्राय है सकारात्मक दिशा में आप जितनी उड़ान भर सको उतनी भरो, इसे स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक दिशा में आप मनमानी करो, ये स्वतंत्रता है आपकी, ये स्वच्छंदता है। आप कह दो मेरा शरीर, मेरे पैसे की खरीदी हुई शराब, इसमें किसी का क्या हस्तक्षेप। तो कानूनी तौर पर और धार्मिक तौर पर आपका किसी पिता का बेटा हो, उसको पालने पोसने का अधिकार है, उसका वध करने का अधिकार नहीं है। नहीं, जैसे बाहरी व्यक्ति पर 302 की धारा लगेगी, हत्या का आरोप लगेगा, वैसे पिता पर भी लगेगा। अब वो कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मेरा पुत्र है, मैंने पाला पोसा, मैंने हत्या कर दिया। तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, आपके यहाँ तमाम शोध संस्थानों में शोध होता है। शोध का लक्ष्य क्या है? यदि शोध का लक्ष्य सकारात्मक है, उससे देश समाज कल्याण का भला होने वाला है, तो वह शोध है। और अगर ऐसा नहीं तो प्रतिशोध है। वो शोध कहाँ है? वो तो प्रतिशोध है। यदि देश समाज का कल्याण नहीं होता हमारे किसी कार्य से, तो आप परिश्रम नहीं कह सकते, वो कर्म नहीं कह सकते, वो तो कुकर्म माना जाता है। और अगर यही कर्म होता तो कितनी ठंडी में बेचारा चोर, कितनी कड़ाके की सर्दी में जब आप कंबल पर घुसे होते हैं तो वो जाकर के सेंध काटता है, तो फिर लोग उसकी बड़ाई न करने लगे। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को समझना होगा। और अनुशासन बिना तो मनुष्य जीवन की कल्पना ही बेकार है, कल्पना ही बेकार है। और मैं तो कहता हूं कि प्रकृति के तमाम ऐसे दृश्य हैं जहां से आप अनुशासन सीख सकते हो। वृक्षों से अनुशासन सीख सकते हो कि उनको कब फूल देना है, कब फल देना है। वो ऋतु का उल्लंघन नहीं करते, अपने समय पर ही आते हैं। एक भी कोई नियम का उल्लंघन नहीं होता। हम पशुओं से भी अनुशासन सीख सकते हैं। यदि मांसाहारी पशु है तो आप चाहे जितनी अच्छी घास उसको डाल दें, तब भी उसको ग्रहण नहीं करता, अनुशासन में रहता है। तो हम प्रकृति से, पशु पक्षियों से अनुशासन सीखें। और हम तो पशु पक्षियों से गैर गुजरा मानो हो गया है, और उसको वो स्वतंत्रता कहता है। आपकी पीढ़ी, जो आपके साथ की जो और बच्चे हैं, अपने जीवन के सभी सुखों को लुटाकर उसके माता पिता उसके लिए समर्पित कर देते हैं। और जब उसकी बारी आता है
तो कहता है ये मेरा जीवन है, ये मेरा निर्णय है। इसे आप स्वतंत्रता कहते हैं? इसे स्वतंत्रता नहीं कहते, क्योंकि अगर स्वतंत्रता होती तो पिता अपने लिए पहले कपड़े लाता, क्योंकि वो तो मालिक है, उसे पहले अपनी पूर्ति का अधिकार है। लेकिन वो बलिदान करके और आपको खुश करता है, और जब आपकी बारी आती है तो आप कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। तो अनुशासन तो प्राण है। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं है, उसी तरह अनुशासन के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना करना बेईमानी है। और अनुशासनहीनता का ही दुष्परिणाम है कि समाज अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए स्कूल में, हमारे सरस्वती बाल मंदिर संस्थान में सबसे पहले जो छात्र आता है उससे ही कहते हैं कि तुम अनुशासित हो जाओ तो पढ़ लिख तो तुम स्वयं लोगे। जब अनुशासित हो जाओगे, जब सुबह निकलोगे घर से और तुम देखोगे कि हमारे घर वालों ने क्या परिस्थिति से हमको स्कूल भेजा है, तो फिर अलग से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनुशासन तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का प्राण है। तो उसके लिए हमारा संस्थान एक व्यवहारिक जीवन में अनुशासन उसके स्थायी रूप ले, इसलिए हम विद्यालय में टाइट अनुशासन रखते हैं कि जैसे प्रातः जगने का अनुशासन है, 1 मिनट भी देर आता है तो उसको दंड मिलता है, इसलिए नहीं कि उसको पीड़ा हो, इसलिए कि वो जीवन भर पीड़ा से मुक्त हो जाए, क्षणिक पीड़ा पाकर जीवन भर पीड़ा से मुक्त हो जाए। अनुशासन के बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। अभी भी हमें याद है, एक बार 9th में एग्जाम चल रहे थे, टेस्ट चल रहे थे, हम थोड़ा सा लेट हुए थे यहीं पे हमें भी 2 छड़ी पड़ी थी, फिर उसके बाद से फिर लेट नहीं हुए ये तो आप कल्पना करिए, आपको किसी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, और अगर आप विद्यार्थी जीवन से ही समय के प्रति अनुशासित हैं तो आप विलंब नहीं होंगे। और यदि आपका स्वभाव ही बना है, इसलिए जो भी विद्यार्थी इसको देखें उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप देश समाज का छोड़ो, आप अपने घर परिवार और स्वयं आप अपने जीवन का भला नहीं कर सकते हो, देश समाज परिवार तो बहुत दूसरी बात। पहले आप अपना ही कल्याण नहीं कर सकते। तो सर क्या है ना, अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में प्रशासन ने कुछ ज़्यादा ही नए स्ट्रिक्ट नियम लगा दिए हैं ये अनुशासन को लेके कि आप टीचर लड़के को मार नहीं सकता है, ज़्यादा डांट नहीं सकता है, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा विद्यालय में? शासन ने और कोर्ट ने जो किया है, जो कर रहा है, वो समाज के लिए आत्मघाती है, इतना नुकसानदेह है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछना चाहता हूं कि यदि आपका बेटा आप द्वारा स्थापित मूल्यों की अवहेलना करे तो आपको उसे दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यदि वो समझाने पर ना माने तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी महानुभाव हैं वो तय करें। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने समाज में, विशेषकर शिक्षा के जगत में, बहुत गलत परंपराओं का जन्म दिया है। गुरु शिष्य के बीच में एक गहरी खाई का निर्माण किया है। और अगर यही सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दे कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ और किसी मरीज के जरा सा भी दर्द हुआ तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, तो कैसे चिकित्सा की कल्पना करता है? ये चिकित्सक के भयभीत हो जाए कि किसी भी दशा में
इसका रोग दूर हो चाहे ना हो, लेकिन इसको पीड़ा ना हो, अन्यथा कानूनन मैं अपराधी हो जाऊंगा। तो मैं तुमसे पूछता हूं, बताइए वो कैसी दवा करेगा, कैसे चिकित्सा करेगा? वो केवल नौकरी के लिए करेगा। आज यही अध्यापक कर रहा है। ये तो बड़ा आत्मघाती है और इसका बहुत दुष्परिणाम सामने आ रहा है। गुरु भयभीत है। तो सर अच्छा, अभी से 5-6 साल पहले का विद्यार्थी और जो अब नया विद्यार्थी है, तो इन दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिला? 4-5 वर्ष तो बहुत आपने ज्यादा कह दिया। सही ये है कि वर्ष प्रतिवर्ष इतना अवमूल्यन हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसमें इंटरनेट का ये जो भी, चाहे मीडिया हो या, इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक निर्धारित आयु सीमा के पहले इंटरनेट का जो उपयोग हमारी पीढ़ी कर रही है, उससे समाज की अपूरणीय क्षति होने वाली है। उसकी बौद्धिक क्षमता का बहुत तेजी से क्षरण हो रहा है। जब मैं कहता हूं कि वर्ष प्रतिवर्ष बहुत अवमूल्यन हो रहा है, तो आप इसको इस नजरिए से देखिए कि उसकी बौद्धिक क्षमता का क्षरण हो रहा है। कोमल मस्तिष्क वाला विद्यार्थी जब इंटरनेट से जुड़ता है तो उसको स्वयं पता नहीं रहता कि मुझे क्या देखना है और मैं क्या देख रहा हूं। तो समय आने पर धीरे धीरे फिर जब उसको जीवन में सही और गलत का विश्लेषण करना होता है, तब वो फेल हो जाता है। इसलिए अविलंब शासन को, समाज को न्यूनतम, अन्य में जैसे 18 वर्ष के पहले डीएल नहीं बनता, 18 वर्ष के पहले वो वोटर नहीं बनता, 18 वर्ष के पहले उसको इंटरनेट का उपयोग टोटली बैन होना चाहिए। 10-10, 12-12 साल के बच्चे, यहाँ आप कक्षाओं में देखिए, उस इंटरनेट से गंदगी लाकर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, आपको अचरज हो जाएगा। जब उसको समझ आ जाए तो खूब इस्तेमाल करे, वो खुद जान जाएगा कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना। इसलिए जो आपने 5 साल के पहले और 5 साल के अभी, 5 साल के पहले स्थिति ये थी कि बालक अपने पिता का मोबाइल 10-20 मिनट के लिए पाता था। आज 14 वर्ष के बच्चे के पास उसका अपना निजी मोबाइल है, उसको किसी से मांगना नहीं है, और यदि नहीं है उसके पास तो 16 साल तक पहुंचते पहुंचते वो घर में विद्रोह कर देगा अगर उसको मोबाइल प्राप्त नहीं हुआ। तमाम सूचनाएं अखबार में पढ़ने में आ रही हैं कि बच्चे ने मोबाइल मांगा और पिता आर्थिक रूप से विवश होने के कारण वो नहीं दे पाया और उसने सुसाइड कर लिया। कितनी दुखद स्थिति है। अच्छा सर, इस मामले में अभिभावक क्या कर सकते हैं? जैसे अगर लड़के को कुछ भी इच्छा जाहिर कर रहा है कि फ़ोन चाहिए, ज़्यादा समय तक चाहिए, या उसका खुद का निजी का फ़ोन चाहिए, तो क्या करें अभिभावक? मजबूर हैं, एक लड़का है, क्या करें? इसके पहले भी एक पुत्र थे, अभिभावक ने अर्थार्जन युग में अपने वास्तविक दायित्व से मुंह मोड़ रखा है। वो सुबह से शाम तक केवल अर्थार्जन पर डटा हुआ है। पीढ़ी के निर्माण के लिए, पीढ़ी के साथ बैठकर बातें करने के लिए उसके पास 1 मिनट का समय नहीं है। और जब उसके पास समय नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ये देखेगा कि
मैं क्या करूं क्या न करूं, 100% वो दोषी है। एक दिन में कोई विद्यार्थी, कोई बालक, कोई लड़का अपने घर में इतना प्रेशर नहीं बना लेता, तो धीरे धीरे बनाता है। आज लोगों के पास शायद 24 घंटे में अपने बच्चों के पास बैठने का 24 मिनट नहीं है, समय नहीं है, जिससे उसके मनोभाव को पढ़ ले और जो अपने पुराने अनुभव हैं उनको बताए। इसके लिए समय नहीं है। कोई लड़का मेहनती है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको अपनी इच्छा मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसमें मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो मेंटल हेल्थ को कैसे मतलब ध्यान रखें? सबसे पहला, ये तो मैं शुरुआत में ही कह गया कि उसकी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा, तो उसने इच्छा का जाल बिछाया क्यों? कर्म का योग इसी को कहते हैं, कर्म योग। यहीं पर गीता का 18वां अध्याय प्रासंगिक है। जितने विकसित देशों में आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, उसका प्रमुख कारण ही है। आप कह रहे हैं कि बच्चा बहुत पढ़ता है, उसको इच्छा अनुसार उपलब्धि नहीं मिल रही, इसका मतलब इच्छा उसके आगे आगे चल रही है और कर्तव्य उसका पीछे पीछे चल रहा है। उसका कर्तव्य आगे चलना चाहिए, उसकी इच्छाएं पीछे रहनी चाहिए। इसका मतलब उसका विल पावर बहुत वीक है। वो ये मान बैठा है, उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं वो कभी नहीं पा सकता, इसीलिए वो टूट जाता है। यदि वो ये माने होता कि मैं आज नहीं तो कल पा जरूर जाऊंगा, निश्चित पा जाऊंगा, तो उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि वो जो ज्ञानार्जन कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि कभी भी न निष्क्रिय होने वाला बीज है वो ऐसी उपलब्धि है कि कभी न कभी जीवन में किसी न किसी रूप में आपको फलीभूत होगी। इसलिए सबसे पहले तो ये मान ले कि इच्छाओं को पीछे करें। मेरी इच्छा अनुसार है नहीं मिल रहा। सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, यदि सब ये तय कर लें कि अगर मेरा पहला स्थान नहीं आया तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो ये क्या माना जाएगा? इसलिए सबसे पहले वो ये पक्का कर लें, एकदम अंदर से, बातों से नहीं, कि मेरे प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई। उसके घर परिवार, उसके साथी उसको उकसाते हैं, बेचारे ने बहुत पढ़ा लेकिन हो नहीं पाया, उसको हतोत्साहित करते हैं कहकर। और हम जैसा यदि एकदम क्रूर समालोचक हो तो वो एक शब्द में कहेगा कि तुम्हारे प्रयास में कोई कमी रह गई। वो तो तुमको हतोत्साहित करने वाले जो कहते हैं बेचारे ने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, हो नहीं पाया। तो सर, एक शिक्षक की वास्तविक भूमिका क्या होती है? मतलब उसका वास्तविक काम क्या होता है? सिर्फ पढ़ा के निकल जाना या कुछ और भी कनेक्ट करना लड़के के साथ? देखिए, केवल पढ़ाकर निकल जाना ये तो शिक्षक की भूमिका ही नहीं है। उसको अनंत काल तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना शिक्षक की भूमिका ही है। उसको यह प्रेरित करना कि जीवन में कोई ऐसी जगह नहीं है, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें ना पढ़ा सके, बस पढ़ने का मन बनाए रखना, वो शिक्षक है। जो ये कह दे कि जो मैंने पढ़ा दिया वो तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, तो समझ लो कि वो शिक्षक नहीं है। वो ये बात पक्की विद्यार्थी के अंदर प्रवेश करा दे कि कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे तुम ना पढ़ सको, बस पढ़ना चाहते हो कि नहीं ये तुम जानो। ये शिक्षक की असली भूमिका है। आप
रूम पार्टनर हो, क्लासमेट हो, तो ये शिक्षक पर ही निर्भर करता है कि उसने क्या पढ़ाया है आपको। ये पढ़ाया है कि जो सिगरेट पीता है उसके प्रभाव में आना है, या उस सिगरेट पीने वाले से ये सीखना है कि जब इसको सिगरेट नहीं मिलती तो कितना तड़फड़ाता है, कितना लत इसको परेशान करती है। ठीक उसी तरह की लत मुझे पढ़ाई के प्रति लगनी चाहिए। अब दिशा मोड़ी। जैसे वो सिगरेट की तलब में परेशान होता है, आपको केवल उससे यह शिक्षा लेनी है, अगर उसको शराब पीना हो तो 1 बजे भी उठकर वो दुकान जाने में उसको कोई आलस्य नहीं है। आपने ये क्यों नहीं सीखा उससे? अगर आपने भी सिगरेट पीना सीखा तो आपके शिक्षक में कहीं दोष है, उसने आपको सही बात नहीं सिखाई। शिक्षक की पूरी भूमिका ये है कि कैंपस में जो तुम्हारे संपर्क में है, शिक्षक, कर्मचारी, सहपाठी, उनसे सीखने का प्रयास करो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हें पढ़ा ना सकता हो। ये भूमिका शिक्षक की है, केवल पढ़ा देना भूमिका नहीं है, पढ़ने की प्यास पैदा कर देना, ये शिक्षक की भूमिका है। अच्छा सर, जैसे क्लास में कोई मतलब पढ़ने में कमजोर लड़का है, उसको चीजें कम याद रहती है या पढ़ने में कम मन लगता है, तो उससे शिक्षक को कैसे डील करना चाहिए? सबसे पहले उस कारण पर फोकस करना चाहिए, इसका मन क्यों नहीं लग रहा। केवल उसको प्रेरित करने से काम नहीं चलेगा। जैसे कोई पेड़ है फलदार, तमाम ऐसी बेल वाली दूसरा पौधा होता है जो उसको जकड़ लेता है, तो जो कम दिमागदार है वो बेल को तोड़ तोड़ फेंकता है, काटता है। जो समझदार है वो जाके जहां वो बेल चढ़ती है उसको काट देता है, तो धीरे धीरे सूख जाता है, निकाल के बाहर कर देता है, पौधा स्वतंत्र हो जाता है। तो शिक्षक को चाहिए कि सबसे पहले उस बात पर फोकस करे कि इसका मन क्यों नहीं लग रहा और किस काम में लग रहा है और क्यों लग रहा है। अगर इस बात को वो ट्रेस कर ले गया तब तो वो कुछ सिखा पाएगा। ऐसे तो वो पढ़ने से रहा, क्यों नहीं पढ़ना चाहता। पहले उसकी खोज करनी चाहिए और उस कारण को समाप्त करना चाहिए जिसके कारण उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। कमजोर क्यों है वो? क्योंकि मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लग रहा? तो सर, एक जैसे अभिभावक हैं, घर है, तो घर का माहौल किस तरह का होना चाहिए कि लड़के का झुकाव जो है वो पढ़ाई की तरफ बना रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो, समाज का ज़्यादा उस पर अगल बगल जो है डिस्ट्रैक्शन उससे वो प्रभावित ना हो। घर परिवार के लोगों की ड्यूटी है कि वो बालक के मन में उपलब्धि से अधिक परिश्रम पर फोकस करें, और पहले वो घर वाले खुद ही सुनिश्चित हो कि जो मिला वो परिश्रम के सापेक्ष मिला। जब आप बिना आगे पीछे देखे एक मनोवृत्ति पाल लेते हैं कि मुझको ये मिलना चाहिए, जैसे आप कह रहे थे कि जैसे वो मेहनत करता उसको ये नहीं मिलता, तो हमने कहा ये कैसे आपने मान लिया कि इतना पाने लायक उसने मेहनत किया? ये तो आप ही ने अपने मन से तय कर लिया। तो ये तो अन्याय है ना कि आप ही जज, आपका ही मुकदमा, आप ही तय कर लो कि हमने मेहनत इस लायक की थी और मिला ये नहीं। जब आप ही तय कर लोगे तो आप ये क्यों नहीं तय करते हैं
कि मैंने उस लायक प्रयास। नहीं किया। जी। तो अभिभावक या घर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो इस बात को केवल फोकस करें कि हमारा बालक लक्ष्य केंद्रित है कि नहीं, बस, और निष्फिक्र हो जाए जी। और उससे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा न करें। एक अपेक्षा करें, केवल एक अपेक्षा, जी। कि तुम ईमानदारी पूर्वक प्रयास करो, जी। ईमानदारी पूर्वक प्रयास करो, जी। और उन्हें स्वयं दावे के साथ ये कहकर उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि सफलता से कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोक सकता, जी। तुम निश्चित सफल होगे। जी। तो वो प्रयास की समीक्षा करनी चाहिए। वो परिणाम की समीक्षा करते हैं तो कैसे काम चले। भाई कोई विद्यार्थी है, तो जैसे कोई आया हमसे कहता है कि ये बहुत कमजोर है, तो मुझसे पूछते हैं तो आपने कैसे जाना कि ये कमजोर है। जी। तो कहता है एक दिन इसके मामा आए थे, पूछ रहे थे, तो मैंने कहा क्यों कमजोर है। जैसे कोई कह दे कि इसको जुकाम बहुत हो जाती है, तो भाई डॉक्टर यही कहेगा कि जुकाम जिससे होती है वो चीजें ना खाए, उन्हीं को आप रोज खाएं, और रोज खाएं कि हमको जुकाम हो जाती है। जब आपका बच्चा शाम सुबह बैठता ही नहीं, आप कहते से कुछ आता नहीं। जी। तो परिवार के लोगों की ड्यूटी है कि प्रयास की समीक्षा करें, और जहां वो प्रयास में ढीला पड़ रहा हो उसको उत्साहित करें, परिणाम की समीक्षा न करें। जी। तो सर क्या होता है ना, जैसे आजकल जो माता पिता हैं, बगल वाले घर का लड़का अगर टॉप कर रहा है तो उसकी तुलना अपने लड़के से करने लगते हैं। तो ये तुलना करना। अच्छा है, लेकिन वो तुलना नहीं करता, जी। वो तुलना नहीं कर रहा। उसका तराजू द्वेष और ईर्ष्या का तराजू है। जी। तुलना करता तो उसकी मेहनत से तुलना करना शुरू करता, जैसे उसने मेहनत करना शुरू किया। जी। वो डायरेक्ट परिणाम में तुलना करता है। जी। सर एक लास्ट चीज़, अगर आप स्टूडेंट, अभिभावक और शिक्षक को कुछ सलाह देना चाहें कि अभिभावक और शिक्षक मिलकर स्टूडेंट का भविष्य बेहतर बना सके, तो वो क्या सलाह होगी? तो पहिया है जी। अभिभावक और शिक्षक, एक थियरी देता है, एक प्रैक्टिकल कराता है। अध्यापक थियरी देता है और अभिभावक उसका प्रैक्टिकल कराता है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। शिक्षक सदैव अपने शिष्य को एक ही बात जीवन भर भरे कि परिश्रम व्यर्थ जाता ही नहीं है, जी। नहीं जाता। जी। और अभिभावक उपलब्धियों के बोझ तले किसी बालक को न दाबे, जी। अपेक्षाओं पर उसको दबा न दे, बल्कि उसको प्रेरित करे कि यही जीवन नहीं है, जी। जीवन बहुत बड़ा और संभावनाओं से भरा है। एक क्षेत्र में आप न भी सफल हो तब भी बहुत क्षेत्र ऐसे है। दोनों की भूमिका है। जी। तो धन्यवाद सर, आपने होली के अवसर पर भी अपना कीमती समय निकाल के अपना अनुभव साझा किया। ये वीडियो जो है ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, ये अभिभावक और शिक्षक के लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए। मैं होली के पर्व पर भी ये कहना चाहूँगा कि यह पर्व बुराइयों को छोड़ने का पर्व,
अपनों को जोड़ने का पर्व और इस जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने का पर्व है। जब मैं ईश्वर की ओर मोड़ने की बात कहता हूं तो आपने जितनी भी बातें इंटरव्यू में कही वो सब आ जाती है। जो ईश्वर मुखी व्यक्ति होता है वह पक्का मान जाता है कि हमारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। तो होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ करके निकल गए हैं उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप जिस कार्यालय में, जिस पद में, जहाँ भी रहें, विशिष्टता हासिल करें अपने कर्म की बदौलत। अगर आप अधिकारी हैं तो अधिकारियों में भी श्रेष्ठ हों। अगर आप अधीनस्थ हैं तो आपकी मेधा का पूरा कार्यालय दाग दे, उनको लगे कि नहीं मेधावी है। और अनुशासन तो आपके प्राण होने चाहिए। जो भी बाल मंदिर से निकल के गया है, यदि उसके जीवन में अनुशासन नहीं है तो इस गुरुकुल को वो लांछित कर रहा है। इसलिए अनुशासित रहे। पुनः शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को